हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज है उत्तर प्रदेश दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर हम लोग चर्चा करेंगे 24 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। साथ साथ में जो करंट अफेयर का रिवीजन पिछले 3 दिन से हम लोगों ने स्टार्ट किया उसको आगे कंटिन्यू भी करेंगे और आज बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ साथ में उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश दिवस ये नाम पड़ा, जो उत्तर प्रदेश दिवस हम लोग मनाते हैं और उत्तर प्रदेश दिवस मतलब उत्तर प्रदेश नाम पड़ने के पीछे कारण क्या थे, उन सारे पॉइंट्स पर भी अपने इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो नाम है उसका ऐतिहासिक परिदृश्य पर अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि आज मुझे कंटेंट रेडी करने के लिए पर्याप्त समय मिला है, तो मैंने प्रयास किया है कि जो लिखने वाला सीन होता था ना, कि मैं डेली खड़ा होकर जो करंट अफेयर रिवीजन होते थे, रिवीजन के पॉइंट्स लिखता था, उन रिवीजन के पॉइंट्स को आज मैं ऑलरेडी लिख कर लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और जिससे आपका रिवीजन जो है रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा, वीडियो का जो लेंथ है वो भी थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आज मेरे पास पर्याप्त समय था, तो इस वजह से कंटेंट मैंने ऑलरेडी पीपीटी के माध्यम से रेडी कर दिया है। जिस दिन समय नहीं होगा उस दिन मैं प्रयास करूंगा कि हाथ से ही लिखने का, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी मतलब वो मत हो जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर रिवीजन 24 जनवरी 2026 का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर उसको भी चर्चा करेंगे और आज है उत्तर प्रदेश दिवस। सबसे पहले चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में ही देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस यहां पर देखा जाए हर साल 24 जनवरी का दिन उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका मुख्य कारण बहुत स्पष्ट और ऐतिहासिक है। चर्चा कर ले, यहां पर देखा जाए तो 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश कर दिया था, ठीक है। यही वह तारीख है जब राज्य को अपना वर्तमान पहचान और नाम मिला, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चर्चा कर ले तो ब्रिटिश काल में 1902 से यह क्षेत्र जो था इसको यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कहलाता था। यह क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वर्तमान में, तो इसको क्या कहा जाता था 1902 से लेकर, तो इसको यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से जाना जाता था। 1920-30 के दशक में इसे संक्षेप में यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाने लगा और आजादी के बाद भी 1950 तक यही नाम चलता रहा, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस जो था ये 1920-30 से लेकर आजादी तक चलता रहा। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस अल्टरेशन ऑफ नेम ऑर्डर 1950 जारी हुआ और इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यानी कि देखा जाए तो 24 जनवरी 1950 को ये नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश किया गया। यहां पर देखा जाए हालांकि राज्य का जो क्षेत्रीय अस्तित्व है यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में उससे भी पहले से ही था, लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम इसी दिन आधिकारिक रूप से दिया गया, यानी कि 24 जनवरी को ही आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इसीलिए इसे राज्य की नई पहचान या स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2017 में योगी सरकार के द्वारा देखा जाए फैसला लिया गया कि हर साल जो 24 जनवरी का दिन होगा इसको आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। यानी कि घोषणा कब की गई, घोषणा की गई 2017 में कि जो 24 जनवरी का दिन है इसको आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहली बार देखा जाए जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया था, पहली बार आधिकारिक समारोह का आयोजन कब किया गया, 2018 में। 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस आधिकारिक रूप से मनाया गया, ठीक है। और इसका उद्देश्य राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक शिल्प धरोहर उत्सव को मनाना है, इसकी विकास यात्रा एवं भविष्य की संभावनाओं को प्रदर्शित करना है। यहां पर देखा जाए ध्यान देने वाली बात यहां पर एक पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश दिवस 2026, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस 2026, यहां पर देखें तो विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश इसका थीम है। 2026 का थीम क्या है, 2026 का थीम है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। और एक पॉइंट मैं आपको और भी बता देता हूं, एडिशनल आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी भी है। आज ही देखा जाए जैसे जब 2018 में पहली बार आधिकारिक समारोह का आयोजन किया गया था ना, तो इसी टाइम पर देखा जाए तो एक योजना स्टार्ट की गई थी ओडीओपी, ठीक है, ओडीओपी योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना जो है ये 24 जनवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी। और एक जिला एक उत्पाद योजना का संबंध देखा जाए बेसिकली ये कोई ऐसी नई योजना नहीं थी, ये जापान से प्रेरित थी, ठीक है। तो आप परीक्षा में पूछ ले कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है ये किस देश से प्रेरित है, तो ये जापान से प्रेरित योजना थी। और यहीं पर इस योजना की सफलता के बाद इस बार देखा जाए यानी कि आज 2026 में आज ही के दिन वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी कि एक जिला एक व्यंजन योजना का शुभारंभ आधिकारिक रूप से किया गया है, ठीक। यहां पर एक जिला एक व्यंजन योजना जो है इसका शुभारंभ आज आधिकारिक रूप से कर दिया गया है। 2026 में उत्तर प्रदेश दिवस का थीम क्या है, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। अब यहां उत्तर प्रदेश की बात आई है तो देख लेते हैं पिछले जो कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं पॉइंट क्या है,
86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? ठीक है, याद रखिएगा 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन लखनऊ विधानसभा में किया गया। ठीक है, अब यहां पर जो 86वां है तो 85वां कहां पर हुआ था? जो 85वां था उसका आयोजन कहां पर किया गया था? उसका आयोजन पटना में किया गया था। कहां पर? पटना में किया गया था। और इस बार कहां पर किया गया है? इस बार लखनऊ में किया गया है। ठीक है, आगे देखें, इंडिया फूड एक्सपो 2026 का 10वां संस्करण जो हुआ ये कहां पर आयोजित किया गया? लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। अब इसी इंडिया फूड एक्सपो से एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इंडस फूड। ठीक है, इंडस फूड। अब ये इंडस फूड कहां पर हुआ? ये हुआ ग्रेनो में, यानी कि ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। फिर वहीं पर चर्चा करें, भारत का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में ही स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम ब्रेल लाइब्रेरी का उद्घाटन देखा जाए तो लखनऊ में किया गया, आनंदीबेन पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और जो ब्रेल दिवस होता है ये कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। लुई ब्रेल का जन्मदिन होता है 4 जनवरी को, और इन्हीं के लुई ब्रेल के द्वारा ही देखा जाए तो ब्रेल लिपि जो थी उसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, और भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक की स्थापना देखा जाए कहां पर की गई है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। यानी कि भारत का पहला सरकारी एआई क्लिनिक की स्थापना कहां पर? ग्रेटर नोएडा में किया गया। और ग्रेटर नोएडा में कहां पर? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, आगे चर्चा करें, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिसकर्मी हैं उनकी कार्यप्रणाली की रियल टाइम निगरानी हेतु देखा जाए तो यक्ष ऐप विकसित किया गया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। ठीक है, फिर वहीं पर देखा जाए सुशासन दिवस के अवसर पर, सुशासन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल या राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल भी जिसको आप कहते हैं उसकी देखी जाए आधारशिला यहां पर देखो उद्घाटन किया गया। ठीक है, उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया सुशासन दिवस के अवसर पर। और यहां पर जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल था यहां पर 3 लोगों की मूर्तियां स्थापित है। ठीक है, 3 लोगों की मूर्तियां स्थापित है और तीनों मूर्तियां 65-65 फीट की हैं। किसकी किसकी मूर्ति स्थापित है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति स्थापित है, अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित है, और यहां पर देखा जाए तो दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति स्थापित है। उसके बाद हम चर्चा करें, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार जो है इनको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, आगे चर्चा करें, जो शुभांशु शुक्ला है, गगनयात्री शुभांशु शुक्ला, ठीक है, उनके नाम पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, छात्रवृत्ति अब देना स्टार्ट कर दिया जाएगा उनके नाम पर। जो अंतरिक्ष या विज्ञान के क्षेत्र में जो स्टेम से रिलेटेड छात्र हैं और अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखते हैं ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी शुभांशु शुक्ला के नाम पर। याद रखिएगा जो शुभांशु शुक्ला है ये किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है गोरखपुर में। ठीक, तो ये इतने कुछ पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट यहां पर हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। और साथ साथ में जो उत्तर प्रदेश दिवस है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उत्तर प्रदेश दिवस आपने समझ लिया, उत्तर प्रदेश दिवस का थीम देख लिया, और यहां पर देखा जाए जो ओडीओसी योजना है इसके बारे में चर्चा कर ली। मतलब यहां पर देखा जाए मोटा मोटा तो एक पॉइंट के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 12 से 13 फैक्ट आपके तैयार हो गए। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर देखा जाए भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, अब यहां पर चर्चा कर ले, जो भारत निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा 21 से 23 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में पहले भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, भारत मंडपम में किया गया, ये पॉइंट याद रखिएगा। भारत मंडपम में जो भारत मंडपम में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पहले भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां पर चर्चा कर ली, यह 3 दिवसीय सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, IICDEM 2026 लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन था। इसमें 70 से अधिक देशों के लगभग 100 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, अंतरराष्ट्रीय संगठन, विदेशी मिशन और चुनाव विशेषज्ञों ने पार्टिसिपेट किया। सम्मेलन में इंडिया डिसाइड्स डॉक्यूमेंट्री का भी प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि जो भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन था इसका आयोजन कहां पर किया गया? परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो याद रखना इसका आयोजन भारत मंडपम में किया गया। ठीक है, भारत मंडपम में। अब यहां पर देखा जाए जो भारत मंडपम है एक कन्वेंशन सेंटर है। अब कन्वेंशन सेंटर है तो जाहिर सी बात है कि बहुत से इंपॉर्टेंट कन्वेंशन यहां पर होंगे ही होंगे।
तो अब जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है उन पे चर्चा कर लेते हैं जो भारत मंडपम में हुए हैं स्पेशली। ठीक है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुए कुछ प्रमुख आयोजनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला यहां पर देखा जाए जो आयोजन था वो कौन था, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026। ठीक है, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026, इसका आयोजन भारत मंडपम में 12 जनवरी 2026 को किया गया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक इसका आयोजन भारत मंडपम में किया गया। फिर आगे देखें, भारत मंडपम में ही यहां पर चर्चा कर ले, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन आज और कल यानी कि 24 जनवरी और 25 जनवरी को किया जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघ और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन 24 और 25 जनवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे चर्चा करें, यहां पर देख लेते हैं विश्व पुस्तक मेले के बारे में। जो विश्व पुस्तक मेला है ये 10 से लेकर 18 जनवरी 2026 के बीच में, ठीक है, भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था या किस थीम पर इसका आयोजन किया गया, तो भारतीय सैन्य इतिहास 75 वर्ष की वीरता और इतिहास। ठीक है, भारतीय सैन्य इतिहास 75 वर्ष की वीरता और सैन्य इतिहास के बारे में यहां पर इसी थीम पर इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद देखा जाए तो पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी भारत मंडपम में किया गया था। ठीक है, पारंपरिक जो ट्रेडिशनल साइंस मेडिकल साइंसेज है उस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, भारत मंडपम में किया गया था। और इसी के दौरान देखा जाए जो दिल्ली घोषणा पत्र था, ठीक, दिल्ली घोषणा पत्र इसको भी जारी किया गया था, दिल्ली घोषणा पत्र को जारी किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं भारत मंडपम में आयोजित कुछ अन्य सम्मेलन, द्वितीय विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन और आयुष एक्सपो। ठीक है, द्वितीय विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन और आयुष एक्सपो का आयोजन भी भारत मंडपम में किया गया। और किसके सहयोग से, यहां पर देखा जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय दोनों मिलकर इसका आयोजन किया था। ठीक है, और यहीं पर देखा जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन लाइब्रेरी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो द्वितीय विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो था उसी के दौरान किया गया था। और यहां पर देखा जाए जो द्वितीय विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन और आयुष एक्सपो था इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया या किसके सहयोग से किया गया, तो WHO और आयुष मंत्रालय दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं, यहां पर देखा जाए 44वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन, 44वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन भी भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। थीम क्या था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर 44वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। और यहां पर फोकस राज्य कौन था, कौन सा राज्य फोकस था, तो झारखंड फोकस राज्य था। और वहीं पर जो पार्टनर स्टेट थे वो कौन कौन से थे, तो यहां पर 4 पार्टनर स्टेट थे, कौन कौन, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 4 फोकस स्टेट थे। साथ ही साथ 11 भागीदार देश भी थे यहां पर। ठीक है, जो 44वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया वहां पर 11 भागीदार देश भी थे। वो 11 भागीदार देशों में खास हो जाता है चीन, क्योंकि कोविड-19 के बाद भारत और चीन के संबंध, या मान के चलिए जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था वो कोविड के आसपास ही हुआ था। और उसके बाद से जो ये भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जाता था इसमें चीन को इन्वाइट नहीं किया जाता था, लेकिन इस बार देखा जाए चीन को आयोजित मतलब आमंत्रित भी किया गया और चीन यहां पर शामिल भी हुआ। ठीक है, फिर आगे चर्चा कर ले, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 11-12 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन भी भारत मंडपम में किया गया था। यानी कि परीक्षा में पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, भारत मंडपम में किया गया था। और इसका आयोजन किसके द्वारा, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। फिर आगे चर्चा कर लेते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के बारे में। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का जो चौथा संस्करण था इसका आयोजन भी भारत मंडपम में ही किया गया। और यहां पर देखें जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 था इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा किया गया। और भागीदार देश यहां पर कौन थे, भागीदार देश थे न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। न्यूजीलैंड और सऊदी अरब यहां पर भागीदार देश थे। जबकि जो फोकस कंट्री थे वो कौन थे, तो फोकस कंट्री यहां पर 4 थे, कौन कौन, रूस, यूएई, जापान और वियतनाम। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो भारत मंडपम में आयोजित किए गए थे, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हैं और सारे सम्मेलन आपके परीक्षा में पूछे जाने योग्य ही हैं। ठीक है, चलिए तो हमने सारे सम्मेलन को भी एक तरीके से रिवाइज कर लिया जो स्पेशली भारत मंडपम में आयोजित हुए थे। चलिए आगे चलते हैं, एक समझौता हुआ है उस समझौते के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, समझौते के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए हमारी तीसरी खबर आज की क्या है,
डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच में एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच में, एनएचए के बीच में देखा जाए, 19 जनवरी 2026 को भुवनेश्वर के चिंतन शिविर के दौरान समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इसका उद्देश्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत पीएमजे प्लेटफॉर्म पर बहुभाषी एआई आधारित सहायता प्रदान करना है। यह पहल नागरिकों की भाषाई पहुंच बढ़ाकर स्वास्थ्य सेवाओं में सुलभता में सुधार करेगी। नोडल मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय थे। यानी कि जो बेसिकली देखा जाए, परीक्षा में से क्या पूछा जाएगा कि डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच में जो एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है, यह बेसिकली किस लिए हुआ है? तो यहां पर इसका उद्देश्य यही है कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन था, साथ साथ में जो आयुष्मान भारत पीएमजे प्लेटफॉर्म है, इस पर बहुभाषी एआई आधारित सहायता प्रदान किया जाए। और इसके लिए जो नोडल एजेंसियां हैं या नोडल मंत्रालय हैं वो कौन कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साथ ही साथ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यहाँ पर नोडल मंत्रालय है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है और ये समझौता इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण समझौते जो अभी हाल ही में हुए हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला समझौता यहां पर देखा जाए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है, इसके लिए जो दावोस में 56वां, ठीक है, 56वां विश्व आर्थिक मंच की बैठक हो रही है, इसी के दौरान एएम ग्रीन और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, दूसरा समझौता यहां पर देखें तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में और किसानों के बीच में जो गलत प्रचार प्रसार होते हैं, ठीक है, भ्रामक खबरें फैलती हैं, उन भ्रामक खबरों पर लगाम लगाने के लिए या उनके प्रसार को रोकने के लिए संचार मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसके बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं तीसरा प्रमुख समझौता, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की पहचान और उसको विस्तार देने के लिए भारत सरकार के द्वारा ओमान और न्यूजीलैंड के साथ, किसके? ओमान और न्यूजीलैंड के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। फिर आगे देखें, चौथा प्रमुख समझौता कौन सा है? जो यहां पर देखा जाए पीएम विश्वकर्मा योजना है। अब पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो पंजीकृत कारीगर है ना, उन पंजीकृत कारीगरों के जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों को ऑनलाइन वो किस प्रकार से सेल कर सकते हैं, इसके लिए एमएसएमई मंत्रालय और अमेजन सेल सर्विसेज के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक, तो ये है कुछ महत्वपूर्ण समझौते जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में। हमारी चौथी खबर है विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत के प्रमुख घरेलू लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने जीत लिया है। ठीक है, और ये पहली बार विदर्भ ने जीता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। यहां पर देखा जाए फाइनल 18 जनवरी 2026 को बेंगलुरु में खेला गया, जहां विदर्भ ने सौराष्ट्र को 38 रनों से हराया था। विदर्भ ने 50 ओवर में 317 रन बनाए और 8 विकेट खोए थे। विदर्भ ने 2025 के फाइनल की हार का बदला लेते हुए ऐतिहासिक पहला खिताब हासिल किया, यानी कि पहली बार है कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। और विदर्भ ने किसको पराजित किया है, यानी कि विजेता कौन रहा? तो सौराष्ट्र रहा। ठीक है, सौराष्ट्र रहा। पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार विदर्भ जो था ये उपविजेता था। पिछली बार विदर्भ जो था ये उपविजेता था, जबकि सौराष्ट्र जो था ये विजेता था, ये विजेता था। ठीक है, और इस बार क्या हुआ कि दोनों की अदला बदली हो गई। अब विजेता कौन बन गया और विजेता कौन बन गया, तो यहां पर आप दोनों समझ सकते हैं। अब क्रिकेट की बात हुई है तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के जो पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर पहला पॉइंट ये हो जाता है कि बीसीसीआई ने अभी हाल ही में देखा जाए तो गूगल जेमिनाई के साथ स्पॉन्सरशिप के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जैसे यहां पर देखा जाए अब स्पॉन्सरशिप कौन करेगा? जो गूगल जेमिनाई है, जेमिनाई एआई जो आप यूज करते हैं, जेमिनाई यहां पर अब स्पॉन्सर करेगा क्रिकेट को, भारतीय क्रिकेट को। ठीक है, फिर आगे देखा जाए T20 में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ है? अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ है। सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम पर दर्ज किया गया है T20 क्रिकेट में। ठीक है, और वहीं पर चर्चा कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने वाले पहले मुस्लिम खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने हाल ही में अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलने वाले पहले मुस्लिम खिलाड़ी कौन थे, उनका नाम पूछ सकता है, तो उस्मान ख्वाजा थे। वहीं पर आगे चर्चा कर ले, सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले, सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। लेकिन 28,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली नहीं है, सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले विराट कोहली है। ठीक है,
सबसे यहां पर देखा जाए 28,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन, अगर पूछे कि 28,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है तो वो है सचिन। ठीक है, सचिन है। अब यहां पर सचिन ने 644 पारी में बनाया था, 644 पारी में बनाया था, जबकि 28,000 रन बनाने में विराट को देखा जाए कितने पारी लगी है, विराट को यहां पर लगे हैं 624। ठीक है, यानी 20 पारी कम खेलकर उन्होंने 28,000 रन विराट कोहली ने बना दिया। इसी वजह से देखा जाए तो सबसे तेज का रिकॉर्ड तो विराट कोहली के नाम पर है। अगर पहला दूसरा पूछ लेते तो पहला है सचिन, 28,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन, सचिन है। दूसरे खिलाड़ी कौन है, विराट कोहली है। लेकिन सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो विराट कोहली हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे चर्चा कर लेते हैं। वहीं पर दूसरा सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, स्मृति मंधाना बन गई है। पहले स्थान पर कौन है, मिताली राज है। और स्मृति मंधाना 10,000 रन पूरा करने वाली, ठीक है, 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की चौथी खिलाड़ी है। ठीक है, दुनिया की चौथी खिलाड़ी है, महिला क्रिकेट की बात कर रहा हूं, महिला क्रिकेट की। ठीक है, आगे चलते हैं। आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर महीने के लिए किसको चुना गया, तो साउथ अफ्रीका की महिला खिलाड़ी है लॉरा वोल्वाट, उनको चुना गया है। और पुरुषों में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के है मिचेल स्टार्क, इनको चुना गया है। ठीक, फिर वहीं पर एक पॉइंट मैं आपसे पूछ लेता हूं जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वर्तमान में देखा जाए बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए चलते हैं त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास दोस्ती के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो दोस्ती है, दोस्ती का 17वां संस्करण यहां पर देखा जाए, त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है दोस्ती, इसका 17वां संस्करण का आयोजन 17 से 19 जनवरी 2026 के बीच में माले मालदीव में हुआ है। यानी कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है, माले मालदीव में इसका आयोजन किया गया है। चर्चा करें यहां पर देखा जाए तो इसमें भारत मालदीव श्रीलंका की भागीदारी रही। अभ्यास का उद्घाटन मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद गानास महमूद के द्वारा किया गया। इसकी शुरुआत 1991 में भारत मालदीव के बीच में हुई थी, जिसमें 2012 में श्रीलंका भी शामिल हुआ था। याद रखिएगा कि 1991 में भारत और मालदीव के बीच में ये ऑपरेशन या अभ्यास दोस्ती स्टार्ट हुआ था और 2012 में श्रीलंका इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि त्रिपक्षीय अभ्यास है, लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो भारत मालदीव के बीच में हुई थी और यहां पर 2012 में श्रीलंका भी एंट्री लेता है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक ने आईसीजीएस अतुल्य और आईसीएस वज्र ड्रोनियर विमान यहां पर तैनात किए गए। ठीक है, जो ये अभ्यास हुआ था यहां पर आईसीजीएस अतुल्य, आईसीजीएस वज्र और डोनियर विमान जो है ये यहां पर शामिल हुए थे। अब यहां पर आगे चर्चा करते हैं कुछ राष्ट्रीय सम्मेलन, मतलब जो राष्ट्रीय सम्मेलन है इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया तो ही है कि अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन। अब ये अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है, कोच्चि केरल में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 9वां अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन 23 से 26 फरवरी 2026 तक कोच्चि केरल में किया जाएगा। ठीक, सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है, स्पाइसेस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी रखा गया है, जो मसाला क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। इसका आयोजन देखा जाए तो ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्ट्स फोरम के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, वहीं पर देखा जाए तो यह सम्मेलन भारत के मसाला निर्यात, वैश्विक व्यापार नवाचार और वैल्यू चैन सुदृढ़ीकरण के मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा। इसी वजह से देखा जाए तो यह अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां पर आयोजित किया जा रहा है, कोच्चि केरल में इसका आयोजन किया जा रहा है। केरल का नाम आया है तो केरल से मैं आपको बता दूं कि केरल का जो राजकीय पशु है वो क्या है, वो हाथी है। केरल राज्य है, यहां पर देखा जाए जो एक्सट्रीम गरीबी था उसको मिटाने वाला, ठीक है, या चरम गरीबी को मिटाने वाला पहला राज्य केरल है। ठीक है, केरल में ही देखा जाए तो अरलाम, जो अरलाम वन्यजीव अभ्यारण्य था इसको तितली अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है और ये पहला तितली अभ्यारण्य बन गया है। ठीक, पहली वाटर मेट्रो जो चलाई गई थी वो भी यहीं पर चलाई गई थी। पहली वाटर मेट्रो कहां पर चली थी, वो भी कोच्चि केरल में ही चली थी। अब केरल में ही देखा जाए तो कक्षा 10 तक या क्लास 10th तक देखा जाए तो रोबोटिक्स की जो शिक्षा है, रोबोटिक्स की शिक्षा
इसको अनिवार्य कर दिया गया है। केरल राज्य में ही देखा जाए तो कैलपेट्टा है, ठीक, कैलपेट्टा। यहां पर देखा जाए पहला पेपरलेस कोर्ट बना है कैलपेट्टा। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहीं की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। ये तिरुवनंतपुरम में देखा जाए तो अभ्यास जो एक्वेरिन है, अभ्यास एक्वेरिन, इसका आयोजन किया गया। एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं कि भारत का पहला पेपरलेस जो हाईकोर्ट था, पहला पेपरलेस हाईकोर्ट, वो कौन सा था? वो केरला हाईकोर्ट था, ठीक है, वो केरला का हाईकोर्ट था, पहला पेपरलेस हाईकोर्ट, ठीक। इसके साथ साथ में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित करने वाला पहला राज्य केरल ही है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहां पर देखा जाए इतने महत्वपूर्ण पॉइंट केरल से आपको समझ में आ गए तत्काल में कि राजकीय पशु हाथी है। क्या आप बता सकते हैं कि हाथी, जो हाथी है, ये केरल के साथ साथ में अन्य कितने राज्यों का राजकीय पशु है? हाथी जो है वो केरल के इतर अन्य कितने राज्यों का राजकीय पशु है, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर कुछ अभ्यास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो ये अभ्यास है, कुछ अभ्यास के बारे में देख लेते हैं। गल्फ शील्ड 2026 के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। यहां पर हमने जो देखा था त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास दोस्ती, उसके एवज में देखा जाए कुछ अभ्यास रिवाइज कर लेते हैं। गल्फ शील्ड 2026, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन जो गल्फ शील्ड 2026 है, ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। जाहिर सी बात है गल्फ शील्ड है तो यहाँ पर जो जीसीसी कंट्री है, 6 जीसीसी कंट्री यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था। और जो 6 जीसीसी कंट्री उनमें कौन कौन से देश शामिल है? तो सऊदी अरब शामिल है, यूएई शामिल है, कतर शामिल है, ओमान, बहरीन और कुवैत उसमें सम्मिलित है, ठीक है। और भारत और यूएई के बीच में कौन सा अभ्यास किया जाता है? तो भारत और यूएई के बीच में देखा जाए तो डेजर्ट साइक्लोन होता है, उसका दूसरा संस्करण द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है, दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया था। और कहां पर इसका आयोजन हुआ था? अबू धाबी में हुआ था। भारत और मलेशिया के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा? हरिमो शक्ति अभ्यास होता है और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद देखें तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अजय वारियर 2025 का 8वां संस्करण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था, ठीक है। और भारत मालदीव के बीच में इकोवेरिन अभ्यास हुआ। इसका जो 14वां संस्करण था ये 2 से 15 दिसंबर के बीच में कहां पर? तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया था, ठीक है। और भारत तथा नेपाल के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? सूर्य किरण अभ्यास होता है। कौन सा? सूर्य किरण अभ्यास होता है। पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया था और इस बार 2025 में इसका 19वां संस्करण आयोजित हुआ था। क्या आप एक सवाल बता सकते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सवाल यह है कि मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति अभ्यास, मित्र शक्ति अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए बीजेपी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण खबर है। और ऐसी खबरें जो होती हैं, चुनावी खबरें, चुनावी खबरों पर फोकस कौन करता है? बीपीएससी फोकस करता है। और यह खबर बिहार पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर साल बीपीएससी में 2 सवाल ऐसे होंगे जो चुनाव से आते हैं। हर साल 2 सवाल आते हैं चुनाव से, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए, और खासकर जब चुनावी वर्ष हो या कोई बिहार का कोई अहम नेता हो, किसी अहम ओहदे पर पहुंचा हो, जैसे रामविलास पासवान के बारे में पूछ लिया था, ठीक है। उस टाइम पे चुनाव भी नहीं हुआ था, फिर भी रामविलास पासवान के बारे में पूछ लिया था। क्यों? क्योंकि उनका देहांत हुआ था। इसी वजह से देखा जाए 66वीं बीपीएससी में सवाल पूछ लिया था। फिर उसके बाद में देखा जाए शांभवी चौधरी के बारे में पूछा था, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट ईयर देखा जाए तो चुनाव से सवाल आए। और इस बार देखा जाए बिहार के ही जो नितिन नवीन है, ये बन गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के। तो इस वजह से सवाल यहां से पूछा जा सकता है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 20 जनवरी 2026 को नितिन नवीन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह है नितिन नवीन। यहां पर देखा जाए 45 वर्ष की आयु में वे पार्टी के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। यानी कि देखा जाए तो अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए? नितिन नवीन बन गए हैं। उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा का, यानी कि जेपी नड्डा का स्थान लिया है। खास बात क्या हो जाती है कि नितिन नवीन बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और लगभग 5वीं बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। यानी कि यहां पर देखा जाए
इनका जो विधानसभा संसदीय क्षेत्र है यही पूछेगा आपकी परीक्षा में, बीपीएससी में यही पूछेगा, ठीक है, बीपीएससी में यही सवाल आपसे पूछेगा कि जो नितिन नवीन है इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। और विधानसभा क्षेत्र से पिछले 2 बीपीएससी में सवाल आ चुके हैं, डायरेक्टली पूछे गए। चलिए आगे देखते हैं, छठवां खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 के बारे में चर्चा कर ले। यहां पर देखा जाए छठवां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का शुभारंभ 20 जनवरी 2026 को लेह स्थित एनडीसी आइस हॉकी स्टेडियम में हुआ था। उद्घाटन कविंद्र गुप्ता जो राज्यपाल हैं लद्दाख के, उनके द्वारा किया गया था। और यह आयोजन कब से कब तक, 20 से लेकर 26 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है, जिसमें आइस स्पोर्ट शामिल है। यहाँ पर चर्चा करें, नोडल एजेंसियां लद्दाख खेल विभाग तथा भारतीय खेल प्राधिकरण है। प्रतियोगिता में 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1060 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय सेना और आईटीबीपी की टीमें भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। द्वितीय चरण में स्नो स्पोर्ट के लिए, जो स्नो स्पोर्ट्स होगा उसके लिए देखा जाए कहां पर आयोजित किया जाएगा, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा, ठीक। असल जो ये स्पोर्ट्स होते हैं ना विंटर गेम्स, ये ठंड के सीजन में ही होते हैं, बर्फबारी जब होती है उसी के बाद इसका आयोजन किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, जो राज्यपाल है, राज्यपाल के आधिकारिक आवास अब राजभवन का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। राजभवन जो है इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के आधिकारिक आवास राजभवन का नाम परिवर्तित कर जन भवन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, नाम परिवर्तित करके, पहले राजभवन था, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जन भवन। यहां पर देखा जाए यह परिवर्तन भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। परिवर्तन के बाद अब सभी शासकीय, प्रशासनिक और वैधानिक कार्यों में जन भवन नाम ही प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है। जो लेटर पैड वगैरह आता था वहां पर अब लेटर पैड वगैरह में जो राज्यपाल के होते थे अब उसमें जन भवन लिखा होगा, राजभवन नहीं लिखा होगा, ठीक है। यहां पर देखा जाए ये कदम शासन में जन केंद्रित दृष्टिकोण और सार्वजनिक सहभागिता को दर्शाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी अधिकारी दस्तावेजों और संचार में प्रभावी होगा, ठीक। अब कुछ परिवर्तित नाम देख लेते, जब नाम परिवर्तन देखा ही है तो कुछ अन्य परिवर्तित नाम भी देख लेते जबकि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर लगभग 7-8 नाम दे दिए हैं, ठीक है। लिस्ट तो बहुत लंबी है, धीरे धीरे हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे उस पर, जब रिवीजन चल ही रहा है तो सारा रिवाइज करेंगे तो आगे चर्चा करते रहेंगे, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। लेकिन यहाँ पर आप फोकस करो कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय का परिसर था, पहले इसको क्या कहते थे, इसको आप एग्जीक्यूटिव इनक्लेव कहते थे, अब इसको क्या कहेंगे, इसको आप सेवा तीर्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी कि परीक्षा में पूछे कि प्रधानमंत्री परिसर कार्यालय, जो प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर है इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, सेवा तीर्थ कर दिया गया है। वहीं पर जो सिंगापुर में सेंट जॉन्स द्वीप था इसका नाम परिवर्तित करके, एक भारत के सिंगर है, असम के सिंगर है, इनका नाम क्या है, जुबिन गर्ग, ठीक है। यहां पर देखा जाए दिवंगत सिंगर थे, संगीतकार थे जुबिन गर्ग, उनके नाम पर जो सेंट जॉन्स द्वीप था इसका नाम परिवर्तित करके जुबिन गर्ग आइलैंड रखा गया है। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिहार सरकार के द्वारा जो गया शहर था इसका नाम परिवर्तित कर गया जी कर दिया गया है। पूर्वी कमान का जो मुख्यालय था, सेना के जो पूर्वी कमान है उसका मुख्यालय फोर्ट विलियम था, और फोर्ट विलियम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, विजय दुर्ग कर दिया गया है। उसी प्रकार से जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी थी इसका नाम परिवर्तित करके मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया गया है, और जो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट था उड़ीसा का उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ लद्दाख का जो काक्सर ब्रिज था, काक्सर ब्रिज, इसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। और अंत में देखें तो जो अंडमान निकोबार की राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ परिवर्तित नाम हमने देख लिए जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आपको याद रखना है कि जो राजभवन था इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, इसका नाम परिवर्तित करके जनभवन कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिस्ट है, इस लिस्ट में तो बहुत सारे नाम है, बहुत से रेलवे स्टेशन है जिनके नाम परिवर्तित कर दिए गए, बहुत से शहर है उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। धीरे धीरे करके उन सारे शहरों को, लिस्ट को हम लोग आगे देखते रहेंगे। अभी आप इतने फोकस करिए, थोड़ा थोड़ा आप रिवीजन का कैप्सूल लेते रहिए, एक साथ पूरा कैप्सूल ले लेंगे तो हजम नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा कैप्सूल डेली आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर देखिए अटल पेंशन योजना 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। चर्चा कर लेते हैं। अटल पेंशन योजना को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान कर दी है। यहाँ पर देखा जाए योजना 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा निम्न आय वर्ग के लिए शुरू किया गया था ताकि वृद्धावस्था की आय जो है उसको सुनिश्चित की जा सके। यहाँ पर देखा जाए योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 तक की सुनिश्चित मासिक पेंशन का प्रावधान है। चर्चा करें तो 14 जनवरी 2026 तक जो अटल पेंशन योजना है इसमें 8.66 करोड़ लोग, ठीक है, 8.66 करोड़ से अधिक लाभार्थी नामांकित हो चुके हैं। चर्चा करें तो यह योजना
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा जाल के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आगे हम चर्चा करें अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बारे में। ठीक है, तो 27 वर्षों के बाद यहां पर देखा जाए 27 वर्षों की सेवा के बाद ये सेवानिवृत्त हो रही हैं। प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 दिसंबर 2025 को नासा के 27 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ले ली है। उन्होंने कुल देखा जाए तो 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं, जो नासा के किसी भी अंतरिक्ष यात्री द्वारा दूसरा सबसे लंबा अंतरिक्ष प्रवास है। यहां पर देखा जाए वे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 3 मिशनों के हिस्सा रही हैं। सुनीता विलियम्स ने 9 स्पेस वॉक की हैं, जिनकी कुल अवधि 62 घंटे 6 मिनट रही है। वे अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली विश्व की पहली मानव है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली विश्व की पहली मानव कौन? सुनीता विलियम्स ही है। ठीक है, उनके पिता दीपक पांड्या गुजरात के झूलासन से है, जबकि माता जो है बानी पांड्या ये स्लोवेनियाई मूल की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं इनके बारे में, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। सुनीता विलियम्स, इन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। पिछले वीडियो हमने देखा था सायना नेहवाल ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। तो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से नासा से संबंधित पॉइंट मैंने पहले भी आपको बताया, उनको आप एक बार रिवाइज करिएगा। चलते हैं, कुछ प्रश्न है अंत में, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया? नीति आयोग के द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा या लोकसभा सचिवालय के द्वारा? अगला सवाल है कि डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच में समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार करना, चुनावी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण करना, या आयुष्मान भारत प्लेटफॉर्म पर बहुभाषी एआई सहायता देना, या टेलीमेडिसिन नेटवर्क का निजीकरण करना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक या विदर्भ? 4 नंबर का सवाल है कि त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास दोस्ती 17 में भारत के साथ कौन कौन से देश शामिल हुए? श्रीलंका बांग्लादेश, मालदीव श्रीलंका, मालदीव इंडोनेशिया या श्रीलंका और म्यांमार? और अंतिम सवाल है कि 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 के प्रथम चरण का आयोजन कहां पर किया गया? गुलमर्ग, मनाली, लेह या शिमला? ठीक है, तो आज अपने इस वीडियो में हमने आपसे पूछे हैं 5 सवाल, और साथ साथ में वीडियो के अंदर भी कुछ सवाल पूछे हैं। उन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ में देखा जाए तो आप में से कुछ लोग के मैसेज आ रहे हैं कि सर आप क्लास लाइव क्यों नहीं लेते? सबसे बड़ी बात तो ये, लाइव क्लास जो होती है, लाइव क्लास में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है। कंटेंट प्रोवाइड करने के चक्कर में हम कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और वो जाहिर सी बात है कि कमेंट पढ़ना, फिर कमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सवाल पूछेंगे तो जाहिर सी बात है उत्तर जानने के लिए कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि प्रयास हमारा भी है कि लाइव क्लास लेने का विचार किया जाए। तो लाइव क्लास की टाइमिंग क्या रखी जाए, इसके बारे में पहले आप लोग कमेंट करिए कि लाइव क्लास आप लोग चाहते किस टाइम पे, शाम को ही चाहते हैं या सुबह चाहते हैं, मॉर्निंग में? पहले आप उस पर कमेंट करिए, फिर हम लोग लाइव क्लास कब रखें उस पर बैठकर इत्मीनान से विचार कर लेंगे। फिर देखा जाएगा, जब नई नई इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहे हैं करंट अफेयर में, तो वो भी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए, इन सवालों का उत्तर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। आपके अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है कि आप अच्छा फीडबैक लिखते हैं। जैसा भी फीडबैक हो, अच्छा बुरा कुछ भी, जो भी आपको लिखना हो, जो भी आपको कमियां लगती हो, जो भी सुधार करने की आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स सबके लिए सार्वजनिक रूप से खुला हुआ है। आलोचना करना है, प्रशंसा करना है, जो भी करना है आप करते रहिए, लेकिन कमेंट बॉक्स खुला है, फीडबैक जरूर दिया करें। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।